ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 304। कुछ समय सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे पास एक सुझाव है। ये क्या होगा? बजाय इसके कि मैं तुमसे कुछ मांगूं, क्यों न हम मिलकर वह चीज ढूंढें जो तुम खोज रहे हो, फिर हम इसे साझा कर सकते हैं। हालांकि उसने पहले ये योजना बनाई थी कि वह एरिक को उस समझौते को तोड़ने के लिए मजबूर करेगी जो सभी संगठनों के बीच मजबूत स्थिति में था। उसने उस मामले पर हार मान ली थी। बेशक ये तभी था जब उसे उस यात्रा से पर्याप्त लाभ मिलता। अगर उसे कोई लाभ नहीं मिला तो वह सुनिश्चित करेगी कि वह समझौता टूट जाए। दोनों के मिलने से पहले उसने हमेशा एरिक पर नजर रखी थी। उसने उसे कई सैनिकों को मारते हुए देखा था। अंत में वह कोई संत नहीं थी और हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक गलती के कारण जब एक बेवकूफ ने उसे छेड़ने की कोशिश की तो उसे अपनी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उसने अपनी ताकत का उपयोग किया, एरिक ने तुरंत उसे देखा और दौड़कर उसके पास आया। और चूंकि दोनों शहर के बीच संवाद नहीं कर सकते थे, वे शहर के बाहरी इलाके की ओर भाग गए। ख्वाब देखो, मैं तुम्हें कुछ देने का मौका दे रहा था, लेकिन तुम और अधिक मांग रहे हो। एरिक ने सामंथा की बात सुनकर तुरंत गुस्से में आ गया। यह न केवल इस बात के लिए था कि अगर वे वास्तव में उस चीज को साझा कर सकते हैं जो वह लेने आया था, ये कुछ महत्वपूर्ण था जिसे वह वास्तव में उससे छिपाना चाहता था। आखिरकार इस समय वह केवल उस पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था जिसमें वह संगठन में था, बल्कि पूरे संगठन का भी। हालांकि जिस मिशन के लिए वह यहाँ आया था वह उस पक्ष के लिए था जिसे वह प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये सब संगठन के भले के लिए था। वे 5 पूरे वर्षों से एक रहस्य रख रहे थे और वह नहीं चाहता था कि वह उस रहस्य को बाहर लाने वाला हो। उसे यकीन था कि जैसे ही ये जानकारी अन्य संगठनों तक पहुंचेगी, ये संगठन निश्चित रूप से उस चीज को पाने के लिए सब कुछ करेंगे जो उन्होंने 5 साल पहले प्राप्त की थी। इसलिए उनके बीच सहयोग का मामला एरिक के लिए विचार करने की कोई बात नहीं थी। मैंने तुम्हें 1 इंच दिया, फिर तुम 1 मील लेने की कोशिश कर रहे हो। ये सिर्फ एक प्रस्ताव था जो मैंने तुम्हें दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूं या कुछ। अगर तुम लड़ाई चाहते हो तो आओ, एरिक ने गुस्से में कहा। इस समय उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह हमेशा एक चिड़चिड़ा व्यक्ति था, लेकिन वह अपने अंदर के गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था। सामंथा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एरिक इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन यह देखते हुए कि इस तरह की चीज के लिए एक रक्षक की आवश्यकता थी, इसका मतलब था कि जो कुछ भी वह यहाँ हासिल करने आया था वह संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय सामंथा पहले से ही ये सोच रही थी कि वह उस चीज को कैसे प्राप्त कर सकती है जिसे एरिक खोज रहा था। शायद अगर वह उस चीज को संगठन को प्राप्त करने में सफल हो गई तो न केवल उसे इनाम मिलेगा, बल्कि शायद उसके संगठन की ताकत भी बढ़ जाएगी। इस बारे में सोचते हुए उसकी आंखें उत्साह और उम्मीद से चमक उठीं। और चूंकि ऐसा था, वह निश्चित रूप से एरिक को आसानी से सफल नहीं होने देगी। क्या मैं सहयोग की पेशकश कर रही हूं ताकि हम जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे द्वारा खोजी जा रही चीज को पूरा कर सकें, इससे पहले कि अन्य संगठन यहां आए। मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहते कि तुम पर मुझसे मिलने के अलावा और भी ध्यान जाए, है ना? सामंथा ने कहा। हालांकि यह सच था कि एरिक वर्तमान में गुस्से में था। उसने ये जान लिया कि सामंथा ने जो कहा वह सही था। इस समय उसके पास केवल एक विकल्प था कि वह सामंथा से निपटने का एक तरीका खोजे। और तुरंत उसके बाद उसे चीजों को जल्दी करना था ताकि वह जितनी जल्दी हो सके उस मिशन को पूरा कर सके। अन्यथा उसके ऊपर ध्यान देने के साथ ये सवाल होगा कि क्या वह वास्तव में मिशन को पूरा कर सकेगा या उसे रहस्य को संरक्षित करने के लिए संगठन में वापस लौटना पड़ेगा। उसके होंठों में एक झटका था क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या करना है। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह वास्तव में वर्तमान स्थिति को हल करने का कोई समाधान नहीं खोज सका। तुम क्या सोचती हो? मुझे पता है कि तुम वर्तमान में एक निश्चित सैनिक की तलाश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी क्षमताओं के साथ मुझे नहीं लगता कि तुम उस सैनिक को ढूंढ सकोगी। सामंथा ने देखा कि एरिक चुप था, तो उसने कहा, तुम्हें इस समय मेरी क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए। मैं आसानी से उस लक्ष्य को ढूंढ सकती हूं जिसे तुम खोज रहे हो, और इस तरह मैं तुम्हें लक्ष्य खोजने में मदद कर सकती हूं ताकि हम मिशन को शायद कल पूरा कर सकें। इसके अलावा मैं अधिकांश कार्य करूंगी। तो तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम वास्तव में जो खोज रहे हो उसका 50% चाहते हो? सामंथा ने आगे कहा। एरिक ने उसे बदसूरत नजरों से देखा। हालांकि वह सामंथा को पीटने की इच्छा रखता था, उसने अपने गुस्से को रोकने में सफल रहा। जो मैं खोज रहा हूं वह एक व्यक्ति है। तो क्या तुम सोचती हो कि हम एक व्यक्ति को 50-50 साझा कर सकते हैं? एरिक ने संकीर्ण आंखों से पूछा।
सामंथा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एरिक वास्तव में जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा था वह एक व्यक्ति था और न कि उस व्यक्ति से संबंधित कुछ। लेकिन फिर भी उसने विश्वास नहीं किया कि एरिक उस व्यक्ति को खोजने के लिए मदद लेने जा रहा था सिर्फ इसलिए कि वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था। उसके पीछे कोई न कोई कारण होना चाहिए था कि वह उस व्यक्ति की तलाश कर रहा था। हालांकि उसे पता था कि एरिक उस जानकारी को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था, उसे मजबूर करना था। इस विचार के साथ उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। एक व्यक्ति को दो टुकड़ों में बांटना मुश्किल नहीं है ना? सामंथा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। एरिक के माथे पर नसें उभरी। वह अपने अंदर के गुस्से को रोकना मुश्किल पा रहा था। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ एक व्यक्ति को खोजने आया हूँ और अब तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम मेरी मदद करोगी ताकि मैं उस व्यक्ति के आधे शव के साथ वापस जा सकूं। क्या तुम पागल हो? एरिक ने गुस्से में चिल्लाया। सामंथा की अभिव्यक्ति दूसरी ओर निस्वार्थ थी। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि एरिक गुस्से में था या नहीं। ऐसा नहीं था कि वह उससे डरती थी। अगर वह लड़ाई चाहता था तो वह निश्चित रूप से उससे लड़ सकती थी। जब उसने देखा कि सामंथा समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, एरिक केवल अपने गुस्से को निगल सकता था। चूंकि यह इस तरह था तो उसके पास सामंथा से निपटने का एक तरीका खोजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और उसके बाद उसे चीजों को जल्दी करना था ताकि वह जितनी जल्दी हो सके उस मिशन को पूरा कर सके। दूसरी ओर अगर वह ऐसा करने में असफल रहा तो उसे संगठन में वापस लौटना पड़ सकता था ताकि वे उसे एक ऐसे व्यक्ति को भेज सके जो उससे कम स्तर का हो। हालांकि दोनों संगठनों द्वारा किए गए आंदोलनों ने पहले ही ध्यान आकर्षित किया था और ये किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए काफी कठिन होने वाला था। एरिक के पास कोई विकल्प नहीं था। नहीं, ये कहना चाहिए कि यह वर्तमान में उसके पास सबसे अच्छा विकल्प था। अगर वह रहस्य को संरक्षित करना चाहता था तो उसे उस मिशन को छोड़ना होगा जो उसे दिया गया था। योन और अन्य लोगों को मारने वाले व्यक्ति को मारने के मामले में ये कुछ ऐसा था जिसे उसने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसे विश्वास था कि एक ऐसा व्यक्ति जो उससे कम स्तर का था वह भी मिशन को पूरा कर सकता था। जब तक वह व्यक्ति मजबूत स्थिति का हिस्सा नहीं था या एक अभिजात वर्ग नहीं था तो उनके पैंथर्स संगठन के अभिजात वर्ग उसे या उसे संभाल सकते थे। बिना एक और शब्द कहे एरिक ने मुड़कर शहर की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके कार्यों से स्पष्ट था कि कोई और बातचीत नहीं होने वाली थी। इस समय हर कोई अपने लिए था। सामंथा ने देखा कि एरिक मुस्कुराते हुए चला गया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि एरिक जिस सैनिक की तलाश कर रहा था वह क्या था। उसने उसे खोजने में मदद करने का फैसला किया। बेशक वह उस सैनिक को एरिक को सौंपने के लिए नहीं खोजने जा रही थी। इसके बजाय वह उस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने जा रही थी। और अगर वह असफल रही तो वह उस व्यक्ति का उपयोग एरिक के साथ कुछ बड़े के लिए व्यापार करने के लिए कर सकती थी। हालांकि वह इस शर्त पर सहमत हो सकती थी कि वह एरिक से कुछ मांग सकती थी। वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह बातचीत में लाभ लेना चाहती थी। उसके बाद वह भी शहर की ओर लौट गई। उसे विश्वास था कि अपनी क्षमताओं के साथ वह बहुत जल्द उस सैनिक को खोजने में सक्षम होगी। एलिप्सिस विवान को कोई जानकारी नहीं थी कि वर्तमान में उसे दो शक्तिशाली लोगों द्वारा खोजा जा रहा है। वास्तव में उनमें से एक के पास ट्रैकिंग की क्षमता थी और वह वास्तव में बहुत जल्द पाया जा सकता था। विवान इस समय अपने विला में था। चूंकि वह चला गया था दोनों महिलाएं भी विला छोड़कर अन्य चीजों में व्यस्त हो गई थीं। इसलिए वह विला में अकेला था। वह वर्तमान में श्रेयंका के साथ फोन पर था। श्रेयंका, मैं चाहूंगा कि तुम कई लड़ाई क्लबों की खरीदारी करो। जो भी लड़ाई से संबंधित है, मैं चाहूंगा कि तुम जितना संभव हो उतना खरीदो। और कृपया सुनिश्चित करो कि तुम उन्हें अभी नहीं मिलाओ। मिलाने का काम अगले महीने किया जा सकता है, जैसे कि हम दो मनोरंजन कंपनियों के साथ निपटने जा रहे हैं। विवान ने निर्देश दिया। इस दिन विवान अपने विला में बैठा था, धैर्यपूर्वक सिस्टम प्रॉम्प्ट के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वह दिन था जब वह मासिक आय प्राप्त करने वाला था। हालांकि यह सच था कि पहले से ही उसके खाते में कई लाखों रुपये जमा हो चुके थे। सिस्टम उसे 100 गुना नहीं बढ़ाने वाला था जब तक कि यह महीने के अंत में नहीं होता। ये वह समय था जिसका विवान बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि वह सिस्टम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए क्या करने वाला है। उसने एक प्रवृत्ति देखी थी। अन्यथा किराने के विभाग में जहां उसे प्राप्त होने वाले पुरस्कार उस विभाग से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी पहले आए पुरस्कार जो उसने अब तक प्राप्त किए थे वे सभी उस विभाग से संबंधित कुछ को बढ़ाने के लिए थे। एक अच्छा उदाहरण यह था कि जब उसने एक लड़ाई टूर्नामेंट में भाग लिया तो उसे शरीर को मजबूत करने की गोली की रेसिपी मिली। और इसी कारण से विवान ने पहले से ही कई व्यवस्थाएं की थीं ताकि वह उन चीजों को प्राप्त कर सके जो वास्तव में उसे सहायता की आवश्यकता थी। पहली चीज निश्चित रूप से उसकी ताकत में वृद्धि होगी।
इसके अलावा उस समय के दौरान जब वह एक गोली से घायल हुआ था, मजबूत स्थिति से लोगों की उपस्थिति ने उसे चेतावनी दी थी। और इन दिनों में उसने उस व्यक्ति के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी जिसे सेना उसे निपटाने के लिए कह रही थी। वह व्यक्ति उसकी तलाश कर रहा था, और चूंकि वह खुद नाथन के गायब होने की घटना में शामिल था और उसने ओलिविया को ये जानकारी छोड़ दी थी कि वह एक सैनिक था, तो उसे यह अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह व्यक्ति मजबूत स्थिति से था या नहीं। उसकी क्षमताओं के बारे में मिली जानकारी के अनुसार वह जानता था कि अगर वह गया तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति से निपटने में मुश्किल में होगा। यह नहीं था कि उसने अपनी ताकत पर संदेह किया, लेकिन यह सिर्फ इतना था कि उस व्यक्ति के पास जो उपकरण थे वे उसे ये बताने के लिए पर्याप्त थे कि ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह आसानी से संभाल सके। आखिरकार दूसरी पार्टी के पास एक ऐसा कवच था जो उच्चतम कैलिबर की गोलियों को आसानी से रोक सकता था, और वर्तमान में उसके हाथों की ताकत निश्चित रूप से एक गोली की पैठ की ताकत के बराबर नहीं थी। और इसके अलावा दूसरी पार्टी के पास लेजर बीम थे जो दूसरों को आसानी से मारने के लिए उपयोग किए जा सकते थे। दूसरे शब्दों में दूसरी पार्टी के पास एक ऐसा हथियार था जो बंदूकों से भी अधिक श्रेष्ठ था, और वर्तमान में बंदूकों के सामने अगर उसे गोलियों की बारिश का सामना करना पड़ा तो विवान अपनी सीमाओं को जानता था। वह निश्चित रूप से गोलियों की बौछार से बच नहीं सकता, कम से कम अभी नहीं, और यही कारण था कि उसने सिस्टम का अधिकतम लाभ उठाने का निर्णय लिया। और हालांकि हाल ही में जो लड़ाई क्लब उसने लिए थे वे महीने के अंत के करीब थे, सिस्टम के लिए ऐसा कुछ भी मायने नहीं रखता था। श्रेयंका की दक्षता के साथ उसने कई लड़ाई क्लबों को हासिल करने में सफलता पाई, और उसने बिल्कुल छोटे क्लब नहीं लिए। ये देखते हुए कि उसके खाते में पहले से ही सैकड़ों अरबों रुपये थे, विवान ने उन्हें खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च करने की परवाह नहीं की। लड़ाई क्लबों के लिए दिए गए लुभावने प्रस्तावों के कारण लड़ाई क्लबों और अरेनाओं के मालिकों ने तुरंत उन्हें छोड़ दिया। लेकिन बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर सहमति नहीं दी, लेकिन विवान के लिए ये कुछ ऐसा था जिसे वह परवाह नहीं करता था। अगर वे उसे बेचने पर सहमत नहीं होते तो वह व्यवसाय का उपयोग करके उन्हें आसानी से नष्ट कर देता ताकि वह किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना न करे। विवान ने पहले ही एक सबक सीखा था। उसने जाना कि जितनी छोटी पहली आय वह प्राप्त करता है उतनी ही छोटी पहली आय पुरस्कार वह प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए उसने सभी शीर्षों के लिए लक्ष्य रखा। उसे जितना संभव हो सके हासिल करना था ताकि वह पुरस्कार जो वह सिस्टम से प्राप्त करने वाला था वह संतोषजनक हो। आखिरकार कौन कहता है कि सिस्टम से आने वाला हर पुरस्कार उसे सहायता देने वाला होगा। उसे एक सुजुकी मिली और अगले समय में उसे एक बुगाटी वेरॉन की पेशकश की गई, और इसे देखते हुए जब उसे एक हेलीकॉप्टर मिला तो वह परिवहन के एक साधन की कमी नहीं कर रहा था। दूसरे शब्दों में, हालांकि हेलीकॉप्टर उपयोगी था, इसका मतलब यह नहीं था कि इसकी तत्काल आवश्यकता थी। मासिक आय रिपोर्ट अगले आ रही है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट विवान की आंखों के सामने प्रकट हुआ, और इससे पहले कि वह कुछ और प्रक्रिया कर सके, एक के बाद एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की बौछार शुरू हो गई। आपने गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड से 125 रुपीज मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 12 रुपीज एंड 50 पैसे बिलियन प्राप्त करते हैं। आपने ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर से 520 रुपीज मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 52 रुपीज बिलियन प्राप्त करते हैं। आपने एडेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग से 252,500 रुपीज कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 25 रुपीज एंड 25 पैसे मिलियन प्राप्त करते हैं। आपने द रोज और कालमंड एंटरटेनमेंट कंपनियों से 432 रुपीज मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 43 रुपीज एंड 20 पैसे बिलियन प्राप्त करते हैं। आपने ग्लेज होटल से 73 रुपीज मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 7 रुपीज एंड 30 पैसे बिलियन प्राप्त करते हैं। आपने होप अस्पताल से 98 रुपीज मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 9 रुपीज एंड 80 पैसे बिलियन प्राप्त करते हैं। आपने प्रॉस्पेरस फार्मास्यूटिकल से 132 रुपीज मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 13 रुपीज एंड 20 पैसे बिलियन प्राप्त करते हैं। पहली आय पुरस्कार के रूप में आप पेशेवर चिकित्सा कौशल प्राप्त करते हैं। कोई मिशन पूरा करने की आवश्यकता नहीं है ताकि मेजबान कौशल को स्थायी रूप से प्राप्त कर सके। आपने वर्ल्ड फूड से 12 रुपीज एंड 42 पैसे मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 1.242 रुपीज बिलियन प्राप्त करते हैं। पहली आय पुरस्कार के रूप में आप पेशेवर शेफ कौशल प्राप्त करते हैं। कोई मिशन पूरा करने की आवश्यकता नहीं है ताकि मेजबान कौशल को स्थायी रूप से प्राप्त कर सके। आपने द फ्यूचर टैक्स से 21 रुपीज एंड 67 पैसे मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आप 2.167 रुपीज बिलियन प्राप्त करते हैं। पहली आय पुरस्कार के रूप में आप एंटी लेजर आर्मर का ब्लूप्रिंट प्राप्त करते हैं।
आपने सेवेज अरेना, जनरोज फाइटर, विजन पावर और अटैक टू सर्वाइव ग्राउंड से ₹7.54 मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया, आप ₹754 मिलियन प्राप्त करते हैं। पहली आय, पुरस्कार के रूप में आप प्लास्टिक विघटन विधि प्राप्त करते हैं। आपने ₹179.64 मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया, आप ₹17.964 बिलियन प्राप्त करते हैं। पहली आय, पुरस्कार के रूप में आप 4 स्तरों की शक्ति सुधार प्राप्त करते हैं जिन्हें इच्छानुसार दावा किया जा सकता है। इसके साथ सिस्टम प्रॉम्प्ट अंततः समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी विवान उसी स्थिति में बैठा रहा जैसे वह अपने सामने जड़ हो गया हो। कुछ समय बाद उसने अंततः प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और कुछ समय बाद वह जोर से हंसने लगा। जो कुछ उसने सिस्टम से प्राप्त किया था वह निश्चित रूप से अप्रत्याशित लेकिन स्वागत योग्य था। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि इस बार उसे प्रचुर पुरस्कार मिलेंगे, उसने कभी नहीं सोचा था कि जो पुरस्कार उसे मिलने वाले हैं वे इतने समृद्ध होंगे। पैसे की मात्रा के अलावा जो कौशल और कई अन्य पुरस्कार उसने पहले आए पुरस्कार से प्राप्त किए थे वे कई लोगों को पागल कर देने के लिए पर्याप्त थे। पहला कौशल जो उसने प्राप्त किया था वह चिकित्सा कौशल था जो फार्मेसी से आया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि फार्मेसी अस्पताल से कैसे संबंधित है, फिर भी उसने जो पुरस्कार प्राप्त किया था उसकी सराहना की। कम से कम वह एक मुफ्त कौशल स्लॉट बर्बाद नहीं करने वाला था। आखिरकार उसे एक आंतरिक भावना थी कि मुफ्त कौशल स्लॉट निकट भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा चूंकि जितना अधिक समय वह मुफ्त कौशल स्लॉट को रखता है उतना ही उच्च गुणवत्ता के कौशल वह प्राप्त करने वाला होता है, इसलिए वह उन्हें और भी अधिक समय तक रखने के लिए तैयार था। उसी तरह पेशेवर शेफ कौशल जो उसने प्राप्त किया था वह भी कुछ ऐसा था जो उसे ग्लेज होटल में काम कर रहे शिफ्टों को कुछ सुझाव देने में मदद करेगा। चूंकि वह एकाधिकार के लिए लक्ष्य बना रहा था तो उसे कड़ी मेहनत करनी थी। जितनी जल्दी वह सिस्टम द्वारा दिए गए शर्तों को पूरा करेगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। तीसरा पुरस्कार जो उसने प्राप्त किया था वह कुछ ऐसा था जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया। वास्तव में यह एंटी लेजर आर्मर बनाने का ब्लूप्रिंट था। वह निश्चित नहीं था कि क्या यह सिस्टम द्वारा जानबूझकर किया गया था या नहीं। आखिरकार जिस दुश्मन का सामना उसे करना था वह लेजर बीम को हथियार के रूप में उपयोग करता था, लेकिन अभी सिस्टम ने उसे कुछ ऐसा बनाने का अवसर दिया जो उस व्यक्ति के खिलाफ उपयोगी हो सकता था। खैर, यह नहीं था कि वह शिकायत कर रहा था, लेकिन कम से कम पहली बार उसने सोचा कि सिस्टम काफी उचित था। फिर वहां प्लास्टिक विघटन विधि थी। यह उस ग्रीन वर्ल्ड कंपनी से था जो उसके पास थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जो प्लास्टिक और रबर से संबंधित थी, और चूंकि ऐसा था जो विधि उसने प्राप्त की थी वह निश्चित रूप से उस कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली थी। हालांकि वह प्लास्टिक और रबर उद्योग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, यह अच्छा था अगर ये प्रभावी होने वाला था। उसके अलावा विवान अंततः उस अंतिम पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करने लगा, एंटी लेजर आर्मर का ब्लूप्रिंट। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ इससे पहले कि उसने पुरस्कार का दावा किया। आप इसे बिस्तर की अलमारी के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। विवान बिना कुछ और कहे उसने बस अपना सिर हिलाया और बिस्तर की अलमारी की ओर बढ़ा। जब उसने इसे खोला तो उसने पाया कि कई कागज के टुकड़े जादुई रूप से इसके अंदर प्रकट हो गए थे। उसने उन्हें लिया और उन चित्रों और शब्दों को देखा जो उस पर लिखे गए थे। एक पल के लिए वह बस स्तब्ध रह गया। ये केवल चित्रों के कारण नहीं था, बल्कि उन शब्दों की सामग्री के कारण जो कागज पर लिखी गई थी। जो चीजें आर्मर बनाने के लिए आवश्यक थीं, वह कुछ ऐसी थी जो विवान ने पहले कभी नहीं देखी थी। रिफ्लेक्शन क्रिस्टल, मेटालिक ग्लास, स्टील सैंड ओरे, ये क्या है? विवान चकित रह गया। यह उन चीजों में से एक थी जो आर्मर बनाने के लिए आवश्यक थीं, और विवान ने पहले कभी नहीं सुना था। क्या वे खनिज थे या कृत्रिम रूप से बनाए गए थे? सिस्टम, यह आर्मर कैसे बनाया जाएगा अगर आवश्यक सामग्री इस दुनिया में नहीं मिलती? विवान ने निराशा में पूछा। किसने कहा कि सामग्री इस दुनिया में नहीं मिल सकती? वे वहां हैं और वे बहुत प्रचुर और सस्ते हैं। ये सिर्फ इतना है कि आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। विवान, किसने कहा कि ये सामग्री इस दुनिया में नहीं मिल सकती? वे यहाँ हैं और वे बहुत प्रचुर और सस्ते हैं, बस तुमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। विवान समझ नहीं पा रहा था कि सिस्टम क्या कहना चाह रहा था। वे यहाँ हैं, और इसके अलावा वे प्रचुर और सस्ते भी हैं। अगर ऐसा था तो उसने उनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? उसे यकीन था कि अगर इनमें से कोई भी मौजूद होता तो उसे इसके बारे में कम से कम सुनना चाहिए था। जैसे तुमने कुछ समय पहले मजबूत स्थलों के अस्तित्व के बारे में नहीं जाना, ठीक उसी तरह तुम इन सामग्रियों के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। विवान चुप रहा, जबकि वह ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि सिस्टम का क्या मतलब था।
हालांकि वह वास्तव में सिस्टम से बहस करना चाहता था, लेकिन इस पर कुछ भी कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसके अलावा इस संस्करण का सिस्टम ऐसा नहीं था जो उसके साथ आसानी से समझौता कर सके। इसलिए उसे संदेह था कि यह अपना निर्णय बदलेगा और उसे आवश्यक सामग्री के स्थान के बारे में बताएगा। सिस्टम, क्या शायद ऐसा कोई मौका है कि मैं इन सामग्रियों का सामना जल्द से जल्द कर सकूं? विवान ने पूछा। ये कुछ ऐसा था जिसे उसे खोजने का एक तरीका खोजना था। आखिरकार आर्मर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था जब वह मजबूत स्थलों के लोगों का सामना करने जा रहा था। उनके पास जो हथियार थे, उनके बिना उसे कोई सुरक्षा नहीं मिली, तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी कमी में होगा। अगर संभव हो तो वह वास्तव में उस आर्मर को जल्द से जल्द बनाना चाहता था, इससे पहले कि वह मजबूत स्थलों के व्यक्ति के साथ आमने सामने आए। अगर तुम जल्दी से सामग्रियों से संपर्क करना चाहते हो, तो सिस्टम का सुझाव है कि तुम उस मजबूत स्थल के व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। विवान का मन एक पल के लिए खाली हो गया। उसने ये सवाल इसलिए पूछा था ताकि वह उस व्यक्ति से मिलने से पहले एक आर्मर बना सके। लेकिन सिस्टम ये क्यों कह रहा था कि आर्मर बनाने के लिए उसे पहले उस मजबूत स्थल के व्यक्ति से मिलना होगा और उससे जानकारी लेनी होगी? लेकिन क्या ये उसके योजना के खिलाफ नहीं था? विवान ने सोचा कि वह जो चाहता है उसे पाने के लिए वह कोई और तरीका अपनाएगा। हालांकि उसे पता था कि मजबूत स्थल का व्यक्ति नहीं जानता कि वह वही है जिसे वह खोज रहा है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं थी कि वह उस पर हमला नहीं करेगा, जैसे उसने कई सैनिकों को मारा था। एक लंबे समय तक विचार करने के बाद विवान ने अंततः एक निर्णय लिया। चूंकि कोई और तरीका नहीं था, तो वह अपनी सभी ताकतों का उपयोग करेगा ताकि वह उस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सके। और उसके पास इस समय जो मुख्य कार्ड था, वह अंतिम पुरस्कार था जो उसने प्राप्त किया था। उसकी ताकत में 4 स्तरों की वृद्धि। इस समय वह वास्तव में तुरंत 4 स्तरों का दावा करना चाहता था ताकि वह स्तर 10 से आगे बढ़ सके। लेकिन उसे एक आंतरिक भावना थी कि जैसे उसने सिस्टम से मुफ्त कौशल स्लॉट प्राप्त किए थे, शायद ये स्तर जो वह सिस्टम से प्राप्त कर रहा था, भविष्य में उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक चीज तय की। वह इसका आधा हिस्सा बचाएगा और दूसरे आधे का उपयोग करेगा। सिस्टम, मैं अंतिम पुरस्कार से 2 स्तरों का दावा करना चाहता हूं। मेजबान, कृपया पुष्टि करें कि आप ताकत में 2 स्तरों की वृद्धि का दावा करना चाहते हैं। जब उसने ये देखा, विवान की आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। उसे याद था कि जब वह मुफ्त स्लॉट का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, तो सिस्टम से एक और पुष्टि प्रॉम्प्ट आया था। और तुरंत बाद उसे पता चला कि जितना अधिक समय वह मुफ्त कौशल स्लॉट रखता है, भविष्य में उसे मिलने वाले कौशल की मूल्य वृद्धि उतनी ही अधिक होती है। चूंकि ऐसा था, विवान इस समय सोच रहा था कि अगर वह भविष्य में उन 2 अतिरिक्त स्तरों का उपयोग करता है, तो उसकी ताकत में कितनी वृद्धि होगी। लेकिन बेशक यह इस शर्त पर था कि जो स्तर उसे दिए गए थे, वे मुफ्त कौशल स्लॉट की तरह काम करते थे। मैं पुष्टि करता हूं, विवान ने कहा। पुरस्कार का दावा किया गया। इस बार सिस्टम ने ज्यादा शब्द नहीं कहे, और जैसे ही उसने पुष्टि की कि 2 स्तरों का दावा विवान ने किया, उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा का अनुभव हुआ। फिर उसके मांसपेशियां तंग और गर्म होने लगीं। लेकिन ये केवल एक अस्थायी चीज थी। ये लगभग 2 मिनट के बाद समाप्त हो गया। और जब ऐसा हुआ, विवान ने महसूस किया कि उसके अंदर एक बड़ा अंतर है। उसे वर्तमान में ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने शरीर को पहले से कहीं अधिक स्वतंत्रता से नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब था कि न केवल उसकी ताकत में सुधार हुआ है, बल्कि उसके शरीर का नियंत्रण भी बहुत बढ़ गया है। ये तुरंत उसे एक विचार दिया। क्या ये संभव है कि जैसे पहली बार उसने लड़ाई की क्षमता प्राप्त की थी, क्या अन्य क्षेत्रों में भी सुधार हुआ है? समय बर्बाद किए बिना विवान तुरंत विला के बेसमेंट की ओर बढ़ा। जिम में मौजूद ट्रेडमिल पर चढ़कर उसने अपनी गति का परीक्षण करना शुरू किया। और सच में उसके अनुमान के अनुसार वह वास्तव में पहले से कहीं तेज हो गया था। और आश्चर्यजनक रूप से जो सुधार उसे मिला था, वह केवल 8+2 का मामला नहीं था, बल्कि गुणवत्ता के मामले में सुधार था। सिस्टम, तर्क के अनुसार क्या ये नहीं होना चाहिए कि मैंने केवल एक सामान्य वयस्क की तुलना में 2 गुना सुधार किया है? विवान ने सवाल किया। मेजबान को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो सुधार उसे मिला है, वह सामान्य वयस्क पुरुष की तुलना में उसकी ताकत के 12 गुना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह स्तरों के संदर्भ में है। और उसके बाद सिस्टम चुप हो गया, कोई और जानकारी नहीं दी। हालांकि उसे विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, विवान तुरंत बता सकता था कि इस बार एक बड़ा अंतर था। शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के विपरीत, जिसे उसने लिया था, जिसने केवल उसकी ताकत को सामान्य वयस्क की तुलना में 2 गुना बढ़ाया था, सिस्टम से प्राप्त किए गए 2 स्तरों ने उसे स्तरों के संदर्भ में सुधार किया था, न कि केवल ताकत में। कुछ समय के लिए विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए विवान ने अंततः अपनी ताकत में सुधार के मामले को अलग रखने का निर्णय लिया।
हालांकि वर्तमान में वह उन अन्य 2 स्तरों को प्राप्त करने के लिए ललचाया हुआ था जिन्हें उसने अलग रखा था। उसने इसे रोकने में सफल रहा। इस समय विवान ने अपने फोन की रिंग सुनाई दी। कॉल करने वाले व्यक्ति को देखकर उसने पाया कि यह श्रेयंका थी। बिना किसी देरी के विवान ने तुरंत कॉल रिसीव किया। उसने पहले श्रेयंका को उस व्यक्ति के बारे में जानकारी खोजने के लिए कहा था जिसने उसके होटल पर हमला करने वाले आतंकवादियों के साथ सहयोग किया था, और इस तथ्य के कारण कि विवान ने उस व्यक्ति से निपटने का निर्णय लिया था, सेना ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। वे विवान के उस व्यक्ति से निपटने का इंतजार कर रहे थे, इससे पहले कि वे उसे कानून का सामना करने के लिए ले जाएं। नमस्ते कप्तान, विवान ने कहा। नमस्ते मेजर विवान, मैंने पहले ही आपके द्वारा मांगी गई सभी जानकारी प्राप्त कर ली है। मैंने इसे संकलित कर लिया है और आपके ईमेल पर भेज दिया है। श्रेयंका ने कहा, मुझे मिल गया। क्या आपके पास मुझे कॉल करने का कोई और कारण है? विवान ने विश्वास नहीं किया कि ये कप्तान उसे केवल यह बताने के लिए कॉल कर रहा था कि उसने ईमेल भेज दिया है। और सच में, श्रेयंका ने जवाब दिया, वास्तव में मेजर विवान, मैंने आपको कॉल करने का मुख्य कारण ये बताना है कि हमें उस व्यक्ति के ठिकाने के बारे में कुछ सुराग मिले हैं जिससे हमें निपटना था। उसका वर्तमान स्थान जल्द ही प्रकट होना चाहिए, इसलिए मुझे सूचित किया गया था कि मैं आपको जल्द से जल्द सूचित करूं ताकि आप तैयार हो सकें। ठीक है, विवान ने सिर हिलाया और अंततः कॉल काट दिया। उसकी आंखें पहले से ही उत्साह से चमक रही थीं क्योंकि वह अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि पहले वह लेजर बीम का सामना करने के बारे में निश्चित नहीं था, जो हमेशा चर्चा में रहा था। इस बार उसे कुछ आत्मविश्वास था जिसका उसे नहीं पता था कि ये कहां से आया। लेकिन फिर भी अपनी ताकत के गुणात्मक कूद के कारण उसने वर्तमान में विश्वास किया कि भले ही वह उस व्यक्ति का सामना करे जो लेजर हथियारों और अच्छे कवच से लैस हो, वह निश्चित रूप से किसी भी कमी में नहीं होगा। तैयारियों के लिए वह इसके बारे में क्या कर सकता था? उसके पास तैयारी करने के लिए केवल एक चीज थी, वह थी आर्मर बनाना। लेकिन आवश्यक सामग्रियों के बिना वह एंटी लेजर आर्मर नहीं बना सकता था। वह वापस गया और अपने बेडरूम में बिस्तर पर बैठ गया। जैसे ही वह अपने लैपटॉप को निकालने और भेजी गई जानकारी की पुष्टि करने वाला था, उसके फोन की फिर से रिंग हुई। नमस्ते सान्या, क्या हाल है? विवान ने कॉल रिसीव करने के बाद पूछा। बॉस, हमें वर्तमान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई है जो मैडम को ले जाने आया है, श्रेयंका ने चिंतित स्वर में जवाब दिया। विवान का दिल एक पल के लिए धड़क गया। वह तुरंत गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहले से ही क्रोध जल रहा था। हत्या की भावना तुरंत पूरे कमरे को घेरने लगी। कुछ मिनट पहले सान्या और श्रेयंका एक साथ चर्चा कर रही थी कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। चूंकि सान्या भी विवान के स्वामित्व वाली कुछ कंपनियों का प्रबंधन करने में मदद कर रही थी और वह भी समझदार थी, दोनों महिलाएं अक्सर चर्चा करती थीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वर्तमान में वे एक होटल के अंदर थीं। यह निश्चित रूप से ग्लेज होटल की एक और शाखा थी जो शहर में खोली गई थी। होटल के विस्तार के कारण श्रेयंका ने सुझाव दिया कि होटल शहर के अंदर कई शाखाएं खोल सकता है। इस तरह ग्राहकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और चूंकि विवान को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने तुरंत उस सुझाव पर सहमति व्यक्त की। जितने अधिक होटल खोले जाएंगे, अंत में उसे उतनी ही अधिक आय प्राप्त होगी। बस यह अफसोस की बात थी कि शाखाओं से कोई पहली आय पुरस्कार नहीं आएगा। विवान ने सिस्टम से एक बग का फायदा उठाने की कोशिश की थी ताकि वह कई छोटे होटल खोल सके ताकि वह कई त्वरित आय पुरस्कार प्राप्त कर सके। लेकिन अंत में सिस्टम ने उसके सपने को बंद कर दिया। उसने कहा कि जब तक वह वर्तमान में ग्लेज होटल का मालिक है, भले ही वह कई छोटे होटल खोलने का निर्णय ले, वह कोई पहली आय पुरस्कार नहीं प्राप्त करेगा क्योंकि उसने पहले ही होटल को भविष्य में एकाधिकार के रूप में लक्षित किया था। इसका मतलब था कि जब तक विवान किसी भी अपनी कंपनियों को एकाधिकार बनाने का इरादा रखता था, तब तक वह एक ही उद्योग की कई कंपनियां खोलने से कोई पहली आय पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकता था। वह पहली आय पुरस्कार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अन्य कंपनियों को खरीदना था और अगले महीने वह उन्हें एक साथ मिला सकता था। वर्तमान में वापस दोनों महिलाएं एक निजी कमरे में थीं जिसे उन्होंने लिया था। चूंकि वे व्यवसाय पर चर्चा कर रही थीं, ये स्पष्ट था कि वे सार्वजनिक रूप से ऐसी चीजों पर चर्चा नहीं करेगी। श्रेयंका, क्या तुम्हें लगता है कि हम दो मनोरंजन कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को तेज करने का कोई तरीका निकाल सकते हैं? सान्या ने संतरे के जूस का गिलास रखते हुए पूछा। वर्तमान में वह एक सफेद ब्लाउज और एक काली स्कर्ट के साथ मेल खाते ऊंचे हील्स पहने हुए थी। श्रेयंका ने कुछ समय के लिए सोचा और अंततः एक विचार के साथ आई। मुझे लगता है कि हम जिस सबसे अच्छे तरीके का उपयोग कर सकते हैं, वह है दोनों को जुड़वा कंपनियों में बदलना। दूसरी ओर श्रेयंका ने एक हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी आकृति को उजागर कर रही थी।
अपनी हमेशा ठंडी अभिव्यक्ति के साथ वह एक ठंडी सुंदरता की तरह लग रही थी। क्या तुम इसका क्या मतलब है? सान्या ने उलझन में पूछा। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सब कुछ स्थानांतरित करने की कोशिश करने के बजाय हम उन्हें साझेदार बना सकते हैं। इस तरह प्रत्येक कंपनी के सभी कर्मचारी अपनी अपनी कंपनियों में बने रहेंगे। श्रेयंका ने समझाना शुरू किया। बाद में इसे दोनों कंपनियों के बीच एक साझेदारी के रूप में माना जा सकता है। वे जानकारी, सामग्री साझा करेंगे या कभी कभी सितारों को साझा करके एक ही चीज का उत्पादन करेंगे। सान्या ने इस पर विचार किया और पाया कि ये वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है। उसे नहीं पता था कि विवान दो कंपनियों के विलय के लिए इतनी जल्दी क्यों था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से उसका समर्थन करना चाहती थी। चूंकि वह उसे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, तो वह कुछ अन्य चीजों में उसकी मदद करने का निर्णय ले सकती थी। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ और कंपनियां खरीदने में सक्षम हैं? ऐसा लगता है कि विवान भी मनोरंजन उद्योग में एकाधिकार बनाना चाहता है। सान्या ने पूछा। ये कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है। जब तक हम इन कंपनियों के मालिकों को ऐसे प्रस्ताव देते हैं जिन्हें वे मना नहीं कर सकते, वे निश्चित रूप से हमें अपनी कंपनियां बेच देंगे। श्रेयंका ने जवाब दिया। उसके पास वर्तमान में जो व्यावसायिक क्षमताएं थीं, वह सौदेबाजी या अन्य व्यावसायिक चीजों पर चर्चा करने में बहुत अच्छी थी। इसलिए दूसरों को अपनी संपत्तियां बेचने के लिए मनाना उसके लिए कठिन नहीं था। यही कारण था कि उसने देश के कुछ बेहतरीन लड़ाई क्लबों को हासिल करने में सफलता पाई थी। दोनों महिलाएं फिर कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करती रहीं। कभी कभी सान्या श्रेयंका से पूछती कि उसे उन मुद्दों को कैसे संभालना चाहिए जिनका वह प्रबंधन कर रही थी। हालांकि वह ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि वह श्रेयंका से कमतर है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार न केवल श्रेयंका लड़ाई में अच्छी थी, बल्कि वह व्यवसाय में भी अच्छी थी। लेकिन फिर भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और उसने तय किया कि वह और भी मेहनत करेगी ताकि वह विवान की अधिक सहायता कर सके। जहां तक श्रेयंका का सवाल था, चूंकि दोनों दुश्मन नहीं थीं, तो वह इस मौके का उपयोग करके उससे जितना संभव हो सके सीख सकती थी। हालांकि वह गर्वित थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि कब अपने गर्व को किनारे करना है। खटखट खटखट खटखट। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दोनों महिलाएं फ्राउन की क्योंकि वे इस समय किसी मेहमान की उम्मीद नहीं कर रही थीं। श्रेयंका उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। फिर भी वह थोड़ी अधीर थी क्योंकि कोई उनकी चर्चा में बाधा डाल रहा था। दोनों महिलाओं ने एक प्रकार की दोस्ती का बंधन बना लिया था और वे कुछ चीजों पर चर्चा करती थीं जो महिलाओं से संबंधित थीं। यही वे आमतौर पर करती थीं जब वे आराम करना चाहती थीं। जब उसने दरवाजा खोला, श्रेयंका को आश्चर्य हुआ कि दरवाजे के सामने एक अनजान महिला खड़ी थी। वह महिला एक सुंदरता थी और उसमें एक प्रकार की आकर्षक भावना थी। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन इस समय श्रेयंका को उस व्यक्ति से खतरे की एक झलक महसूस हुई। महिला ने एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था। यह इतना अजीब नहीं था, ये देखते हुए कि हाल ही में बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए तापमान काफी कम था। लेकिन श्रेयंका की तेज नजरों से वह आसानी से बता सकती थी कि महिला उस ओवरकोट के नीचे कुछ छिपा रही थी। और जिस खतरे का उसने अनुभव किया, उससे वह तुरंत बता सकती थी कि उसके सामने खड़ी महिला काफी संदिग्ध थी। लेकिन इस समय श्रेयंका का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि जब से उसने शरीर को मजबूत करने वाला समाधान लिया था, उसने कभी भी खतरे का अनुभव नहीं किया था। ये पहली बार था। जहां तक विवान का सवाल था, जब उसने उसे शरीर को मजबूत करने वाला समाधान दिया था, वह तुरंत बता सकती थी कि वह उससे मजबूत था। लेकिन उसके सामने खड़ी महिला ने उसे कोई संकेत नहीं दिया कि वह उससे मजबूत थी। नमस्ते, मैं किसी से मिलने आई हूं, महिला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसी समय उसके दिल में वह काफी चौंकी हुई थी। यह महिला अलग लगती है, लेकिन खैर यह मायने नहीं रखता जब तक वह मेरी राह में नहीं आती, अन्यथा मैं उसे खत्म कर दूंगी, महिला ने अपने मन में सोचा। नमस्ते, आप किससे मिलने आई हैं? श्रेयंका ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ पूछा। यह न केवल इस तथ्य के कारण था कि उन्होंने होटल के कर्मचारियों को इस कमरे के बारे में जानकारी देने से मना किया था, बल्कि यह भी कि उनके सामने खड़ी महिला को यह कैसे पता था कि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह इस निजी कमरे में मौजूद थी। मैं मिस सान्या से मिलने आई हूँ, मुझे उनके साथ एक व्यवसाय पर चर्चा करनी है, महिला ने कहा। श्रेयंका ने अपनी भौहें चुराई। महिला वास्तव में सान्या की तलाश कर रही थी, लेकिन किसी कारण से श्रेयंका को विश्वास था कि उसके सामने खड़ी महिला यहाँ अच्छे इरादे से नहीं आई थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? श्रेयंका ने पूछा। आप मुझे सामंथा कह सकते हैं, महिला ने निस्वार्थता से जवाब दिया। सही है, यहाँ जो महिला थी वह सामंथा थी, जो मजबूत स्थिति से भी थी। उसने अपनी जांच की थी और पहले ही लक्ष्य को खोज लिया था।
और यही कारण था कि वह यहाँ थी। चूंकि उसे नहीं पता था कि एरिक उस सैनिक से क्या प्राप्त करना चाहता था, उसने तय किया कि वह सीधे उससे पूछेगी। लेकिन वह एक बड़ा सौदा करना चाहती थी। यही कारण था कि उसने अपनी जांच की और पता लगाया कि सान्या विवान की प्रेमिका थी। सान्या की जिंदगी उसके हाथ में होने के कारण उसके पास विवान को पाने के बाद एक और बड़ा सौदा होगा। वह श्रेयंका के प्रति इतनी धैर्यवान थी क्योंकि न केवल श्रेयंका उसे अजीब वाइब दे रही थी, बल्कि वह अपनी ताकत का उपयोग करने का इरादा नहीं रखती थी क्योंकि उसे डर था कि इससे एरिक को चेतावनी मिलेगी। इस समय सान्या जो सब कुछ सुन रही थी, वह दरवाजे पर एक शिकन के साथ आई। उसने अपने सामने खड़ी महिला को उलझन में देखा। मिस, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानती हूँ। क्या ये संभव है कि आप मुझे किसी और से गलत समझ रही हैं? सान्या ने पूछने के लिए मजबूर किया। हे, तुम मजेदार हो। मैं तुम्हें किसी और से कैसे गलत समझ सकती हूँ जब मैंने पहले ही कहा कि मैं तुम्हारी तलाश कर रही हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। सामंथा ने हंसते हुए जवाब दिया। आप मुझसे क्या चर्चा करना चाहती हैं? कुछ समय की चुप्पी के बाद सान्या ने पूछा। ये वास्तव में काफी सरल है। मैं आपको एक पल के लिए उधार लेना चाहती हूँ ताकि मैं आपके प्रेमी से कुछ आसानी से प्राप्त कर सकूं। सामंथा ने स्पष्टता से जवाब दिया। वह दोनों महिलाओं से बिल्कुल नहीं डरती थी और तुरंत अपने इरादे को प्रकट कर दिया। दोनों श्रेयंका और सान्या चौंक गईं। वे सामंथा को चौंकते हुए देखती रहीं, ये सोचते हुए कि क्या वह उनके साथ मजाक कर रही है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, सामंथा ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सान्या को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हाथ सान्या को पकड़ने वाला था, एक और हाथ प्रकट हुआ और उसे कलाई पर पकड़कर रोक दिया। उसके तुरंत बाद श्रेयंका ने बिना हिचकिचाते सामंथा को लात मारी। उसने इस बार अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। बंद। सामंथा दीवार पर जा टकराई। इस समय उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी क्योंकि वह श्रेयंका को देख रही थी। यह उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। साथ ही श्रेयंका ने अपना फोन निकाला और तुरंत विवान से संपर्क किया। नमस्ते श्रेयंका, क्या हाल है? विवान ने कॉल के दूसरे छोर से पूछा। बॉस, हमें वर्तमान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई है जो मैडम को ले जाने आया है, श्रेयंका ने चिंतित स्वर में जवाब दिया। तुरंत बाद उसने विवान को उस स्थान के बारे में सूचित किया जहां वे वर्तमान में थे। उसे दूसरे पक्ष की गतिविधियों से पता था कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। चूंकि वह ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है, उसे सान्या की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी थी। साथ ही चूंकि उसके सामने खड़ी महिला ने विवान का नाम लिया था, तो इसका मतलब था कि ये सब विवान से संबंधित था और शायद उसके पास इस समस्या का समाधान हो सकता था। दूसरी ओर सामंथा को अपनी वर्तमान स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे इस समय सबसे छोटी सी भी दर्द का अनुभव नहीं हो रहा था। उसने पूरी तरह से उस प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया जो उसे लात मारे जाने के बाद महसूस होना चाहिए था। इस समय उसके विचार घूम रहे थे, ये सोचते हुए कि इस स्थिति के होने का कोई बहुत उचित स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, उसके दिमाग में कोई भी उचित स्पष्टीकरण नहीं आया। दूसरे शब्दों में, श्रेयंका कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल भी समझा नहीं सकती थी। इस समय उसने ये भी नहीं देखा कि श्रेयंका ने फोन कॉल किया था। अगर ये पहले होता, जब वह मजबूत स्थलों में थी, तो शायद वह इससे अधिक सतर्क होती। लेकिन इस समय उसने पूरी तरह से अपनी सतर्कता को उस स्तर तक कम कर दिया था जहां वह मजबूत स्थलों में होने पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। वहां किसी भी समय लड़ाई भड़क सकती थी, इसलिए वहां मौजूद हर कोई हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था। लेकिन जब वह मजबूत स्थलों से बाहर निकली और अजीमा देश में आई, तो उसने इसे हमेशा एक छुट्टी के रूप में लिया। यहाँ उसने विश्वास नहीं किया कि उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। उसे केवल एरिक से सावधान रहना था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास नहीं किया कि एरिक उससे मौत के लिए लड़ने वाला था। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो निषिद्ध था। हालांकि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हो सकती थी, इसके लिए एक अच्छा कारण होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में उसने ऐसा कोई कारण नहीं पाया कि ऐसा क्यों होना चाहिए। फिर भी इस समय जब वह यहाँ आई, उसने सोचा कि उसने निश्चित रूप से एरिक पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन किसने सोचा था कि वह श्रेयंका से मिलेगी, जो उसके लिए एक बाधा बन जाएगी। चूंकि श्रेयंका उसे आसानी से धकेलने में सक्षम थी, इसका मतलब था कि उसे श्रेयंका को पार करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। और जैसे ही वह ऐसा करेगी, वह निश्चित रूप से एरिक का ध्यान आकर्षित करेगी। और अगर वह उसकी योजना को समझता है, नहीं, उसे पहले से ही पता होना चाहिए था कि वह ऐसा कर रही थी। लेकिन अगर वह जानता है कि उसने पहले ही उस लक्ष्य को खोज लिया है जिसे वह खोज रहा था, तो वह निश्चित रूप से उससे लड़ने वाला था, ताकि वह जो चाहता है उसे प्राप्त कर सके। दूसरी ओर कॉल समाप्त होने के बाद श्रेयंका ने चौंकी हुई सान्या की ओर देखा और कहा,
तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये व्यक्ति निपटने के लिए आसान नहीं है। उसकी द्वारा लागू की गई ताकत से अगर वह किसी कमजोर व्यक्ति का सामना करती तो वह निश्चित रूप से केवल कुछ टूटे हुए हड्डियों के साथ नहीं रह जाती, बल्कि वह पहले से ही दर्द में कराह रही होती या शायद चिल्ला रही होती। लेकिन उसके सामने खड़ी महिला, उसके आंखों में दिखाई देने वाले आश्चर्य के अलावा उसके आंखों में दर्द का कोई निशान नहीं था, जबकि वह फर्श पर बैठी थी, उसे चुपचाप घूर रही थी। हालांकि सान्या इस समय छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह ये समझने के लिए पर्याप्त तार्किक थी कि श्रेयंका के स्तर की लड़ाई में वह बस बेकार होने वाली थी। इसलिए उसने यहाँ से बाहर निकलने और जितनी जल्दी हो सके विवान को लाने के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि उसे पता था कि श्रेयंका विवान की सचिव थी, लेकिन उसने पहले ही श्रेयंका के साथ एक बंधन बना लिया था और दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जैसे ही सान्या उस क्षेत्र को छोड़ने वाली थी, सामंथा ने प्रतिक्रिया दी। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। ये स्पष्ट था कि उसे उस हमले के बाद कोई चोट नहीं आई थी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, सामंथा ने सान्या को देखते हुए सरलता से कहा। श्रेयंका की भौहें गहरी हो गई जब उसने अपने सामने खड़ी महिला को देखा। इस समय वह बिल्कुल भी उस महिला के साथ लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती थी। उसकी वर्तमान योजना ये सुनिश्चित करना थी कि दोनों विवान के आने का इंतजार करें। जब तक वह यहाँ नहीं आता, उसे विश्वास था कि भले ही उसके सामने खड़ी महिला उससे कहीं अधिक मजबूत हो, दोनों का संयोजन उसे निपटने के लिए पर्याप्त होगा। उसने पहले ही विवान के आतंक का अनुभव किया था। हालांकि वह वर्तमान में विवान से मजबूत थी, जब बात उसके पास मौजूद कौशल की आती थी तो वह वास्तव में उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। जैसे वह ताकत में उससे एक कदम आगे थी, वह भी कौशल और अनुभव के मामले में उससे आगे था। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मुझे यकीन नहीं है कि क्या हमने कभी तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन मैं आशा करती हूं कि तुम अपने काम में ध्यान दो और मेरे बॉस की प्रेमिका पर हाथ डालने की हिम्मत न करो, श्रेयंका ने सामंथा को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। सामंथा ने श्रेयंका को मुस्कान के साथ देखा। मुझे नहीं पता कि तुम किस मजबूत स्थल से आई हो, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी तरह का कोई व्यक्ति इस पिछड़े स्थान पर आ सकता है। फिर भी जब तक तुम मेरी राह में खड़ी हो, मैं तुम्हें भी निपट लूंगी। आखिरकार यह मेरा काम है। श्रेयंका की आंखें उस समय ठंडी हो गई जब उसने ये सुना। विवान के प्रति उसकी वफादारी के कारण वह यह नहीं होने देगी कि जो वह उसके लिए कीमती मानता है उसे ले जाया जाए। दूसरी ओर सान्या बाहर निकल नहीं सकती थी, क्योंकि इस स्थान से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता सामंथा के खड़े होने का था। इसलिए वह केवल वही खड़ी रह गई। श्रेयंका ने कुछ अजीब देखा। हालांकि उसके सामने खड़ी महिला कह रही थी कि वह सान्या को ले जाने वाली है, वह बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से डर रही थी, और यह निश्चित रूप से खुद से नहीं था। उसने संदेह से चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं पाया। तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे प्रेमी के साथ निपटने के लिए एक छोटा सा काम करना है। अगर वह सहयोग करता है तो सब कुछ जल्दी से पूरा किया जा सकता है, बिना किसी लड़ाई में शामिल हुए। लेकिन बेशक अगर वह सहयोग नहीं करना चाहता तो मुझे चरम तरीकों का उपयोग करना होगा, सामंथा ने कहा। आप जो भी कहें यह मायने नहीं रखता, लेकिन जब तक आप उस पर हमला करने की हिम्मत करेगी, मैं आपके साथ मौत तक लड़ूंगी, श्रेयंका ने दृढ़ता से कहा। वह वर्तमान में ये तय कर चुकी थी कि वह अपने जीवन की कीमत पर भी उस व्यक्ति के सामने खड़ी होगी ताकि सान्या सुरक्षित रहे। सामंथा इस समय बहुत आश्चर्यचकित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रेयंका सान्या की रक्षा के लिए इतनी गंभीर होगी। उसकी आंखों में दृढ़ता से सामंथा को पता था कि श्रेयंका मजाक नहीं कर रही थी। हम दोनों मजबूत स्थलों से हैं, इसलिए हम सहयोगी माने जा सकते हैं। तो क्यों न हम एक व्यापार करें? मैं तुम्हें वही देने की कोशिश करूंगी जो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें दिया, और तुम मुझे उसे ले जाने की अनुमति दोगी। तुम्हें मेरी पेशकश के बारे में क्या लगता है? सामंथा ने पूछा। आप जो भी कहें, मैं आपको उसे छूने की अनुमति नहीं दूंगी, श्रेयंका ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यह मायने नहीं रखता कि दूसरी पार्टी क्या पेशकश कर रही थी, लेकिन विवान के प्रति उसकी वफादारी अडिग थी। जहां तक किसी विशेष मजबूत स्थल से संबंधित होने का सवाल था, उसने सामंथा को इस बारे में सुधारने की कोशिश नहीं की। आखिरकार जितना अधिक रहस्यमय उसकी पहचान होगी, शायद उतना ही बेहतर होगा उसके लिए। सामंथा ने भौहें चुराई। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रेयंका किसी भी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। इस समय उसकी आंखों में हत्या की भावना का एक संकेत प्रकट होने लगा। अगर ऐसा है तो इसके लिए मुझे मत ब्लेम करो, सामंथा ने कहा और उसने अपने ओवरकोट को उतारना शुरू किया। इस समय उसने पहले ही यह विचार छोड़ दिया था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया तो वह एरिक को चेतावनी देगी। अगर उसे एरिक को चेतावनी नहीं देनी थी तो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था।
अधिकतम भले ही एरिक आ जाए, वह कम से कम उससे बात कर सकती थी ताकि वह उसे कुछ दे सके जो उसने उसके लिए किया होगा। श्रेयंका सतर्क थी और वह तुरंत उस समय कदम उठाने के लिए तैयार थी जब दूसरी पार्टी ऐसा करेगी। वह इस समय सान्या के सामने खड़ी थी, उसे किसी भी चीज से उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थी। जैसे ही ओवरकोट जो उसके शरीर पर लिपटा हुआ था हटा दिया गया, जो उसके नीचे छिपा हुआ था वह दोनों महिलाओं की आंखों के सामने प्रकट हुआ। वे ये देखकर चौंक गई कि सामर्था के लंबे ओवरकोट के नीचे एक विज्ञान फाई जैसी आर्मर थी। उसके बाईं छाती पर एक बैज था जिसमें 8 तारे थे। हालांकि दोनों महिलाएं इसे नहीं समझ पाईं, लेकिन वे तुरंत बता सकती थी कि उनके सामने खड़ी महिला यौन से भी अधिक रहस्यमय थी। दोनों ने निश्चित रूप से उस घटना के बारे में सुना था जब विवान ने नाथन को ले लिया और उसे मार डाला, इसलिए वे पहले से ही मजबूत स्थलों के बारे में जानती थीं। तो क्यों न हम अपनी ताकत का उपयोग करें ये देखने के लिए कि किसका अधिकार है तुम्हारे पीछे वाली लड़की को प्राप्त करने का, सामंथा ने कहा और उसने लड़ाई की मुद्रा में खड़ी हो गई। तो क्यों न हम अपनी ताकत का उपयोग करें ये देखने के लिए कि तुम्हारे पीछे वाली लड़की को पाने का अधिकार किसका है, सामंथा ने पूछा और लड़ाई की मुद्रा में खड़ी हो गई। श्रेयंका भी लड़ाई के लिए तैयार थी। हालांकि वह सामंथा द्वारा पहने गए आर्मर से चौंकी थी, लेकिन वह इतनी चौंकी नहीं थी क्योंकि उसे पहले से ही आर्मर के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन जिस चीज से वह चिंतित थी वह निश्चित रूप से लेजर हथियार थे। उसने पहले कभी हथियारों की शक्ति का परीक्षण नहीं किया था और इसलिए उसे यह नहीं पता था कि वह उनके साथ कैसे निपटेगी। लेकिन एक और चीज थी जो उसे इस समय परेशान कर रही थी। वह होटल था। ये ग्लेज होटल की केवल एक शाखा थी, फिर भी ये शाखा मुख्य होटल के समान ही महत्वपूर्ण थी। वह अपने सामने खड़ी महिला के साथ उस स्थान पर टकराने के लिए तैयार नहीं थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर उनके बीच लड़ाई होती है तो क्षेत्र में बहुत अधिक तबाही होगी। चूंकि यह विवान का होटल था और उसकी प्रति वफादारी के कारण वह यह नहीं होने देगी कि वह संपत्ति जो उसके पास है नष्ट हो जाए जब तक कि कोई और विकल्प न हो। इस समय अगर उससे पूछा जाता कि वह सान्या की रक्षा करे या होटल की, तो वह निश्चित रूप से सान्या को चुनेगी। एक इमारत खरीदी जा सकती है, लेकिन सान्या की जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता अगर उसे ले लिया गया। क्यों न हम इस लड़ाई को यहाँ से बाहर ले जाएं? श्रेयंका ने पूछा, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ी महिला सहमत होगी। आखिरकार यह उसके लिए एक फायदेमंद स्थिति थी। जब सामंथा ने श्रेयंका का प्रस्ताव सुना तो उसने एक पल के लिए विचार किया। वह सोच रही थी कि श्रेयंका वास्तव में होटल में मौजूद लोगों की नीचता की परवाह क्यों कर रही है। लेकिन फिर से सोचने के बाद उसने सोचा कि शायद यह एक अच्छा विचार है। हालांकि वह और एरिक लड़ सकते थे, वे मार भी सकते थे, लेकिन उन्हें शहर को नष्ट करने की अनुमति नहीं थी। उसके पास जो हथियार थे, अगर उसे समय दिया गया तो वह निश्चित रूप से इस शहर को खंडहर में बदल सकती थी। यही कारण था कि संगठनों के रक्षकों की क्षमताएं कितनी भयानक थीं। इस समय इसके अलावा उसने विश्वास किया कि जब तक वह शहर से बाहर निकल जाती, शायद वह एरिक को खोजने में लगने वाले समय को बढ़ा सकती है। इस कारण से वह श्रेयंका को हराने के बाद सान्या को ले जाने का एक मौका पा सकती थी। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पीछे वाली लड़की को हमारे साथ आना होगा। आखिरकार मैं तुम्हारे साथ लड़ रही हूं क्योंकि मैं उसे पाना चाहती हूं, सामंथा ने जवाब दिया। श्रेयंका ने एक पल के लिए भौहें चुराई। उन्होंने पहले ही विवान को सूचित कर दिया था कि वे कहाँ हैं, और इसलिए अगर वे यहाँ से चले गए तो वे विवान के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल बना देंगे। उसने यहाँ से बाहर निकलने का प्रस्ताव रखा था क्योंकि वह उस इमारत को नष्ट नहीं करना चाहती थी जहाँ होटल स्थित था। साथ ही वह चाहती थी कि लड़ाई सान्या से दूर हो जाए। लेकिन दूसरी पार्टी के चेहरे के भाव से ये स्पष्ट था कि वह इस पर सहमत नहीं होने वाली थी जब तक कि सान्या उनके साथ नहीं आती। श्रेयंका ने एक पल के लिए सान्या की ओर देखा। वह सुनिश्चित नहीं थी कि क्या उस पर हमला करने आई महिला के पास अन्य साथी हैं या नहीं, इसलिए उसने नहीं सोचा कि सान्या को अपने साथ ले जाना अच्छा होगा। जैसे ही वह प्रस्ताव से असहमत होने वाली थी, सान्या ने कहा, मैं इसके लिए सहमत हूं। हालांकि यह सच था कि उसे नहीं पता था कि दोनों यहां से बाहर क्यों जाना चाहते थे। उसे एक संकेत था। यह निश्चित रूप से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए था कि वे यहां कुछ भी नष्ट न करें। विवान ने होटल को एकाधिकार बनाने के लिए जो मेहनत की थी, उसके कारण सान्या ये नहीं चाहती थी कि इसे नष्ट किया जाए। इसके अलावा उसे इस बारे में जानकारी थी कि सैनिकों को कैसे मारा गया। ओलिविया ने पहले ही उसे जो जानकारी दी थी वह जानती थी, इसलिए वह निश्चित रूप से जानती थी कि वे लोग जो कथित तौर पर मजबूत स्थलों से थे, उनके पास क्या हथियार थे। हालांकि उसे हथियारों की असली शक्ति का पता नहीं था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि ये किसी बंदूक से कम है। एक बंदूक की क्षमता के साथ यह निश्चित रूप से होटल को खंडहर में बदल सकती थी।
सान्या, ये संभव नहीं है। मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि वहां बाहर क्या होने वाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहना होगा, श्रेयंका ने कहा। लेकिन तुम जानती हो कि वह ऐसा नहीं होने देगी, है ना? तो चलो बस चलते हैं और सभी परेशानियों से बचते हैं, सान्या ने जवाब दिया। हालांकि वह जानती थी कि यह खतरनाक होने वाला है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। चूंकि वह लक्ष्य थी, तो ये सच था कि उसे उपस्थित होना था। अन्यथा दूसरी पार्टी क्यों लड़ाई कर रही होती? श्रेयका और अधिक कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने सान्या की आंखों में देखा तो उसे रुकना पड़ा। इस समय वहां दृढ़ता और संकल्प की एक बड़ी मात्रा थी। सान्या के साथ लंबे समय बिताने के बाद श्रेयंका ने उसके चरित्र को जान लिया था। अगर उसने मन बना लिया तो कोई और उसे इतनी आसानी से नहीं बदल सकता था। चूंकि वे जाने वाले थे, श्रेयंका ने विवान को इस बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह जानता है कि वे कहाँ हैं, अन्यथा वह बिना किसी सुराग के उन्हें खोजने के लिए इधर उधर दौड़ता रहेगा। जब सामंथा ने देखा कि श्रेयंका ने अपना फोन निकाला तो उसने जिज्ञासा से पूछा, तुम किससे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो? मुझे मत बताना कि तुम अपने साथी को कॉल कर रही हो ताकि तुम मुझसे दो के खिलाफ एक लड़ाई कर सको। मैं अपने बॉस को सूचित कर रही हूं कि हम जा रहे हैं। मुझे आशा है कि तुम इससे परेशान नहीं हो, श्रेयंका ने निस्वार्थता से जवाब दिया। सामंथा एक पल के लिए चौंकी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने सोचा कि शायद बॉयफ्रेंड का वहां आना भी उसके लिए अच्छा है। जब तक वह श्रेयंका को हराने में सफल होती, तब वह एक साथ दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी। इसलिए उसने श्रेयंका को विवान से संपर्क करने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वह बस एक तरफ खड़ी रही और इंतजार करती रही। जब श्रेयंका ने विवान को वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया तो तीनों कमरे से बाहर निकल गए। अधिक ध्यान आकर्षित न करने के लिए सामंथा ने फिर से लंबा ओवरकोट पहन लिया। ये होटल शहर के बाहरी इलाके के करीब स्थित था, इसलिए तीनों महिलाएं थोड़ी देर के लिए एक टैक्सी लेकर शहर से बाहर निकल गईं। हालांकि टैक्सी ड्राइवरों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महिलाएं कहीं के बीच में रुक रही थीं, उन्होंने अपने कंधे उचकाए और चले गए। खैर, जो महिलाएं यहां करने आई थीं, वह उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जब वे अकेले थीं, शहर के बाहर एक जंगल में, सामंथा ने अभी भी मुस्कान के साथ दोनों महिलाओं के सामने खड़ी थी। पिछली टकराव से वह जानती थी कि श्रेयंका उससे मजबूत थी, लेकिन वह इस बात में आत्मविश्वास रखती थी कि वह जीतने वाली है। चूंकि श्रेयंका के पास कोई हथियार या उपकरण नहीं था, तो यह उसके लिए एक फायदेमंद स्थिति थी। सामंथा अपने लेजर हथियारों पर विश्वास करते हुए अपने आर्मर की चमक के साथ श्रेयंका की ओर बढ़ी। आर्मर, जो एक भविष्यवादी मिश्रित सामग्री से बना था, उसके शरीर पर जैसे दूसरी त्वचा की तरह फिट हो रहा था, उसे बेहतर सुरक्षा और चपलता प्रदान कर रहा था। उसकी गति बेहतरीन थी। जैसे ही वह श्रेयंका की ओर बढ़ी, चूंकि उसने लंबे समय तक लड़ाइयों में भाग लिया था, उसे पता था कि उसे पहल करनी होगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने तुरंत अपने हथियार सक्रिय करना शुरू किया। वह शुरुआत से अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार थी। आखिरकार वह एक ऐसे व्यक्ति का सामना कर रही थी जो उससे एक स्तर ऊपर था। उसके लेजर हथियारों ने अनछुए ऊर्जा के साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया, जो किसी भी समय छोड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि श्रेयंका, भले ही उसके पास फैंसी गैजेट्स और उन्नत तकनीक नहीं थी, लेकिन वह कच्ची शक्ति और अडिग संकल्प का आभा बिखेर रही थी। श्रेयंका केवल अपनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित लड़ाई कौशल और आंतरिक दृढ़ता पर निर्भर करने वाली थी ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना कर सके। हालांकि विशेष उपकरणों की कमी के कारण वह एक कमी में थी, श्रेयंका की अडिग साहस एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी, ये स्पष्ट करते हुए कि वह आसानी से पीछे नहीं हटेगी। वह यह नहीं होने देगी कि सामंथा सान्या को ले जाए। सामंथा ने पहले कदम उठाया और श्रेयंका की ओर लेजर बीम की बौछार छोड़ दी। लेजर हवा में एक घातक सटीकता के साथ कट गए, जिससे सिजलिंग आग बने जो युद्ध क्षेत्र को ऊर्जा के जीवंत प्रदर्शन के साथ रंगीन बना रहे थे। लेजर बीम नीले रंग के थे और उन्होंने सान्या की ओर बढ़ते हुए चारों ओर रोशनी फैला दी। श्रेयका, जो लेजर हमले से खुद को बचाने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत आर्मर पर निर्भर नहीं थी, अपनी बेजोड़ प्रतिक्रियाओं पर निर्भर थी ताकि वह अराजकता के बीच से बच सके। हालांकि यह सच था कि लेजर बीम तेज थे, श्रेयंका ने छोटे छोटे आंदोलनों के साथ लेजर को केवल थोड़ी दूरी से बचने में सफल रही। इस तरह से अगर लेजर बीम 1 इंच भी भटकते तो श्रेयंका को चोट लग जाती। जहां तक सान्या का सवाल था, वह एक तरफ खड़ी थी, चिंतित होकर यह सोच रही थी कि श्रेयंका इस स्थिति को संभाल सकेगी। हालांकि वह वास्तव में चाहती थी कि श्रेयंका जीत जाए, लेकिन उसे पता था कि वर्तमान स्थिति में श्रेयंका ही थी जो कमी में थी। इसलिए यह अच्छा था कि वह बस पकड़ सकी। और भले ही उसने शरीर को मजबूत करने वाला समाधान लिया था, वह जानती थी कि अगर वह खुद लेजर बीम की बौछार का सामना करती तो वह एक ही शॉट में गिर जाती।
जमीन और पेड़ों को देखकर, जो पहले ही चूर चूर हो चुके थे, वह लेजर बीम की तीव्र शक्ति को देखकर घुटक गई। श्रेयका ने कुशलता से बीमों से बचते हुए सामंथा की चालों की भविष्यवाणी करने की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया, भले ही उसके पास दृश्य सहायता की कमी थी। श्रेयंका की हरकतें एक तरल नृत्य बन गईं, जैसे उसने अपने रास्ते में फेंके गए हर हमले से बचने में महारत हासिल की। सामंथा ने कुशलता से अपने आर्मर की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए निरंतर हमले को जारी रखा। वह कभी कभी श्रेयंका के साथ निकटता से लड़ाई करती, लेकिन वह हमेशा पीछे धकेल दी जाती। हालांकि उसके पास आर्मर था, यह उसे श्रेयंका की शक्ति के बल से पीछे धकेलने से नहीं रोक सका। उसके लिए उसे उस पर एक पंच मारना, ये पूरी तरह से असंभव था। अगर श्रेयंका लेजर बीमों से बचने में सक्षम थी, तो उसके लिए उसे शारीरिक रूप से मारना असंभव था। उसे लेजर हथियारों पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि लेजर बीम उसकी गति से तेज थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, सामंथा ने महसूस किया कि केवल उसके लेजर हथियार श्रेयंका को हराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। उसका उन्नत आर्मर, जबकि उसे बेहतर सुरक्षा प्रदान कर रहा था, उसे ताकत और सहनशक्ति में बढ़त नहीं दे रहा था। श्रेयका, जो केवल दृढ़ संकल्प से प्रेरित थी, इस संदेह के क्षण का लाभ उठाने लगी। उसे पता था कि उसे सभी अवसरों का उपयोग करना होगा ताकि वह थोड़ी देर और पकड़ सके। लेकिन साथ ही, हालांकि वह चाहती थी कि विवान आ जाए, वह ये भी चाहती थी कि वह न आए। आखिरकार, लेजर बीमों का सामना करते हुए, उसे बस ये पता था कि वे कितने खतरनाक थे। जब तक वे उसे हिट करते, तब तक वह लड़ाई जारी नहीं रख सकेगी। आखिरकार, अगर उसके पैर पर चोट लगती, तो उसकी गति उतनी सटीक नहीं रह जाती जितनी वर्तमान में थी। यह अकेले एक कमी थी जो सामंथा को लाभ उठाने में सक्षम बनाती। एक भयंकर युद्ध की पुकार के साथ, श्रेयंका ने सामंथा की रक्षा को तोड़ते हुए अपने नंगे हाथों से शक्तिशाली प्रहारों की एक श्रृंखला दी। हर पंच और किक अद्भुत ताकत के साथ लगी, कच्ची शक्ति का उपयोग करते हुए। सामंथा ने प्रहारों को सहन करने के लिए संघर्ष किया, उसका आर्मर निरंतर हमले के तहत दबाव में आ गया। श्रेयका की दृढ़ता से चौंककर सामंथा ने अपनी रणनीति को फिर से समायोजित किया। उसने केवल अपने उच्च तकनीकी हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आर्मर की रक्षा क्षमताओं का लाभ उठाने का निर्णय लिया। सामंथा ने अपने उन्नत सुरक्षा कवच को सक्रिय किया, जिससे श्रेयंका के प्रहारों के प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन फिर भी, वह पूरी तरह से चौंकी जब उसने पाया कि श्रेयंका वास्तव में आर्मर को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब वह मजबूत स्थलों पर लौटेगी, तो उसे एक और आर्मर में बदलना होगा, या इस एक को मरम्मत करानी होगी। वह किसी तरह श्रेयंका द्वारा किए गए हमलों की बौछार से बचने में सफल रही। उसने श्रेयंका द्वारा दिए गए प्रहार की गति का लाभ उठाते हुए उनके बीच की दूरी बनाने का निर्णय लिया। तुरंत बाद, उसने अपनी एकमात्र बढ़त का उपयोग करने का निर्णय लिया। चूंकि श्रेयंका भी एक मानव थी, उसने विश्वास किया कि वह किसी बिंदु पर थक जाएगी। वह समय होगा जब वह अंतिम प्रहार देने वाली थी। श्रेयंका दूसरी ओर निराश हो गई। बढ़त खोने के बाद, वह पहले एक निष्क्रिय मोड में चली गई। उस समय, उसके पास केवल बचने के लिए बचने का एकमात्र विकल्प था, और लगातार बचते रहना, यह उम्मीद करते हुए कि उसे फिर से हमला करने का एक और मौका मिलेगा। जैसे जैसे लड़ाई का प्रवाह बदलता गया, सामंथा के लेजर हथियार निरंतर फायर करते रहे, एक ऐसा खतरा पैदा करते रहे जिसका श्रेयंका को लगातार सामना करना पड़ा। फिर भी, श्रेयंका अपनी बेजोड़ ताकत और अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ती रही, इस मजबूत हमले के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया। इस तीव्र लड़ाई के बीच, ये स्पष्ट हो गया कि सामंथा का उन्नत आर्मर उसे कई सामरिक लाभ प्रदान कर रहा था, विशेष रूप से उसके लेजर हथियारों के साथ मिलकर। हालांकि, श्रेयंका ने इन लाभों का मुकाबला अपनी श्रेष्ठ लड़ाई कौशल के साथ किया, हर अवसर का उपयोग करते हुए सामंथा की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए। अंत में, सामंथा और श्रेयंका के बीच यह मुकाबला अत्याधुनिक तकनीक और कच्ची शक्ति के बीच के संतुलन को प्रदर्शित करता है। सामंथा आधुनिक आर्मर और लेजर हथियारों से लैस उन्नत हथियारों की विनाशकारी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। इस बीच, श्रेयंका, भले ही ऐसे लाभों की कमी थी, ये साबित करती है कि कौशल, ताकत और दृढ़ता अपने आप में प्रभावशाली हथियार हो सकते हैं। लेकिन यही सब कुछ था। चूंकि वह एक मानव थी, तो उसे लंबे समय तक कठिन गतिविधियों के बाद थकना था। इसलिए 15 मिनट की लंबी लड़ाई के बाद श्रेयंका पहले से ही पसीने में तरती और पैंटिंग कर रही थी। हालांकि वह अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही थी, वह केवल अपनी इच्छाशक्ति के माध्यम से पकड़ रही थी। अगर यह कोई और होता, तो शायद वे पहले ही गिर चुके होते। अंततः, वह चीज जो सामंथा ने उम्मीद की थी, आखिरकार हुई। श्रेयंका ने एक कदम उठाने में देरी की, और अंततः एक लेजर बीम ने उसके हाथ को हिट किया। श्रेयंका ने दर्द के साथ कराहते हुए, अचानक उसके हाथ पर एक घाव प्रकट हुआ। अत्यधिक दर्द के कारण, उसने फिर से अपनी गतिविधियों को करने में देरी की। इस प्रकार, उसे फिर से एक लेजर बीम ने उसकी जान पर हिट किया।
इस समय श्रेयंका पूरी तरह से एक कमी में गिर गई थी। और हालांकि सामंथा भी थकी हुई थी, चूंकि वह निष्क्रिय मोड में थी, वह श्रेयंका से कहीं बेहतर थी। हे, ऐसा लगता है कि मैं जीतने वाली हूँ, सामंथा ने कहा और हंसने लगी। व्रूम व्रूम। तभी उसकी सुनने की इंद्रियां एक तेज गति से आ रही कार के इंजन की आवाज सुनने लगी। इंजन की आवाज सुनकर वह जान गई कि यह एक स्पोर्ट्स कार थी। यहाँ एक कार का क्या काम है, सामंथा ने खुद से सवाल किया। आखिरकार जिस जगह वे थे वहां कोई सड़क नहीं थी, इसलिए यहाँ एक कार का आना पूरी तरह से तरकीन था। वह ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या कार उनके कारण आ रही थी। अगर ऐसा था तो ये किसकी थी। बेशक चूंकि सामंथा कार के इंजन की आवाज सुन सकती थी, श्रेयंका भी ऐसा कर सकती थी। वास्तव में अगर वह दर्द में नहीं होती तो वह पहले ही इसे पहचान लेती। हालांकि वह दर्द में थी, उसने पीछे हटने में सफल रही और सान्या के सामने खड़ी हो गई। सान्या बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। आखिरकार श्रेयंका की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से उसकी वजह से थी। हालांकि वह वास्तव में खुद को सौंपने की इच्छा रखती थी, लेकिन वह ऐसा करने वाली नहीं थी। आखिरकार जिस कारण से वे उसके लिए आए थे वह केवल इसलिए था क्योंकि वे विवान से कुछ निकालना चाहते थे। और अगर उन्हें उसे प्राप्त करना था ताकि वे उससे कुछ निकाल सकें, तो इसका मतलब था कि जो कुछ भी वे विवान से चाहते थे वह बहुत महत्वपूर्ण था। चूंकि वह विवान के लिए ज्यादा मददगार नहीं थी, तो वह बोझ बनना नहीं चाहती थी। इसलिए वर्तमान में वह उन विकल्पों पर विचार कर रही थी जो वह बना सकती थी। लेकिन जैसे ही वह उस कदम को उठाने की योजना बना रही थी, उसे अचानक कार की आवाज सुनाई दी जो उनकी दिशा में आ रही थी। उसने जल्दी से उस दिशा में देखा। इस समय उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसके दिल में एक उत्साह का संकेत था। अजीब भावनाएं प्रकट हुईं और उसने किसी तरह राहत महसूस की। फिर उनकी आंखों के सामने एक 3 रंगों में रंगी हुई बुगाटी वेरॉन अचानक बाहर आई। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी भी क्षण रुकने वाली है। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यह उनके साथ टकराने वाली है। बुगाटी वेरॉन, जो नीले, पीले और लाल रंग के मिश्रण में रंगी हुई थी, अचानक प्रकट हुई। वर्तमान में कार के अंदर गुस्से में विवान कार को नियंत्रित कर रहा था, सामंथा की ओर बढ़ाते हुए। विशेष रूप से जब उसने देखा कि श्रेयंका वास्तव में घायल है, तो उसके दिल में जो गुस्सा था वह फिर से बढ़ गया। इस समय विवान की हत्या की इच्छा अपने उच्चतम स्तर पर थी। उसने कभी भी किसी को मारने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं की थी जितनी वह अभी महसूस कर रहा था। भले ही वह अपनी मां को मारने वालों को मारना चाहता था, इस बार का अनुभव पूरी तरह से अलग था। अपनी मां को खोने का गुस्सा पहले ही लंबे समय तक कम हो चुका था, और इस बार वास्तव में कोई था जो उसे अपनी एकमात्र प्रिय व्यक्ति को छीनने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पास उन्हें खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कानून और इसी तरह की बातें उसके दिमाग में नहीं आ रही थीं। इस समय वह केवल उन सभी खतरों को समाप्त करना चाहता था जो प्रकट हुए थे। हालांकि वह निश्चित नहीं था कि ये लोग नाथन की तलाश क्यों कर रहे थे। उसने तय किया कि वह उनसे निपटेगा। भले ही मजबूत स्थलों ने एक और समूह भेजा, तो विवान उनसे भी निपटने के लिए तैयार था। वास्तव में उसने पहले ही मजबूत स्थलों में जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह खतरे को जड़ से समाप्त कर दे। शायद अगर वह वहां गया तो वह वास्तव में जान पाएगा कि वे नाथन की तलाश क्यों कर रहे थे। जब उसने देखा कि कार वास्तव में उसके लिए आ रही है, तो सामंथा ने भौहें चुराई। हालांकि उसे पता था कि कार उससे टकराने पर उसे चोट नहीं पहुंचाएगी, एक महिला के रूप में उसे टकराने में कोई खुशी नहीं थी। तेजी से उसने एक तरफ बढ़ने में सफल रही, पूरी तरह से उस कार से बचते हुए जो उसे टकराने वाली थी। विवान ने पहले ही इसकी उम्मीद की थी। आखिरकार कार की गति किसी व्यक्ति की तरह लचीली नहीं थी, इसलिए उसका मुख्य लक्ष्य वास्तव में सामंथा का ध्यान आकर्षित करना था। लेकिन चूंकि वह एक तरफ बढ़ गई, विवान ने कार को श्रेयंका और सान्या के सामने रोकने में सफल रहा। दोनों महिलाओं की आंखें पहले से ही उत्साह और राहत से चमक रही थीं। उन्हें निश्चित रूप से पता था कि यह विवान की कार थी। आखिरकार नंबर प्लेट को देखकर कोई भी देख सकता था कि उस पर विवान का नाम लिखा था। कार का दरवाजा खोला गया। जैसे ही विवान बाहर निकला, उसने दोनों महिलाओं को देखा और राहत की सांस ली। हालांकि यह सच था कि श्रेयंका घायल थी, लेकिन चोटें बिल्कुल भी घातक नहीं थीं। अपने जेब से उसने एक शरीर को मजबूत करने वाला समाधान निकाला और उसे दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि शरीर को मजबूत करने वाला समाधान ऐसी स्थिति में उपयोग किया जाता है। मैं सोच रहा हूं कि तुम हमेशा इन्हें अपने साथ क्यों रखती हो, विवान ने श्रेयंका को डांटा। दूसरी ओर श्रेयंका ने कुछ नहीं कहा, बस विवान के हाथ से शरीर को मजबूत करने वाला समाधान लिया और उसे गटक लिया।
जैसे ही समाधान उसके पेट में पहुंचा, उसने अचानक अपने शरीर में एक गर्म धारा का अनुभव किया। उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। जिस दर्द का वह एक पल पहले अनुभव कर रही थी, वह अचानक गायब हो गया, जैसे कि यह एक भ्रांति थी। क्या तुम ठीक हो? विवान ने सान्या की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, सान्या ने सिर हिलाया। सच कहें तो वह कुछ सेकंड पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन विवान की उपस्थिति के साथ उसके दिल में जो डर था वह अचानक गायब हो गया। अगर वे किसी और जगह होते तो वह निश्चित रूप से विवान की बाहों में कूद जाती, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। विवान ने राहत की सांस ली। फिर उसने सामंथा की ओर देखा, जो उसके सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। इस समय सामंथा को उम्मीद नहीं थी कि विवान वास्तव में इस समय यहाँ आएगा। वह इतनी उत्साहित थी कि वह अपनी मुस्कान को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी शांति बनाए रखी और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आओगे, लेकिन फिर भी इससे मुझे बहुत समय बचता है। साथ ही उसने अपनी कलाई की ओर देखा, जहाँ एक घड़ी जैसी डिवाइस थी। उस पर उसने देखा कि एक बिंदु तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने एक पल के लिए भौहें चुराई और जल्दी से चीजों को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपनी गणनाओं के अनुसार उसने विश्वास किया कि एरिक लगभग 5 मिनट में यहाँ पहुंचने वाला था। यह उसके लिए बस पर्याप्त था। लेकिन अगले पल वह पूरी तरह से चौंकी जब उसने देखा कि श्रेयंका फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जैसे कि वे दोनों लड़ाई से पहले थीं। क्या तुम मुझसे खेल रही हो? तुम्हारे पास यह उपचार सीरम कहाँ से आया? सामंथा ने जोर से पूछने के लिए खुद को रोक नहीं पाई। उसे पता था कि अगर श्रेयंका अपनी चरम स्थिति में वापस आ गई तो 5 मिनट उसके लिए उसे निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, इससे पहले कि वह सान्या और विवान को ले जाए। विवान और पार्टी ने यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। यह निश्चित रूप से विवान के लिए था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कहीं और शरीर को मजबूत करने वाला समाधान जैसा कुछ होगा। लेकिन फिर भी वह इस मामले के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। वह अपने सामने खड़ी महिला से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने वाला था। सामंथा ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि विवान वास्तव में उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका ध्यान रखना, विवान ने कहा और सामंथा की ओर बढ़ने लगा। हालांकि वह उसे मारना चाहता था, वह चाहता था कि उसकी मौत उसके लिए पर्याप्त मूल्यवान हो। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि उसके सामने खड़ी महिला एक महिला थी या नहीं। चूंकि उसने उसकी प्रेमिका को छीनने का इरादा किया था, तो उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम क्या करने जा रहे हो? सामंथा ने पूछने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। मैं बस कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिला सके, विवान ने ठंडे स्वर में कहा। और इससे पहले कि सामंथा कुछ कह सके, विवान उसकी ओर दौड़ा। उसकी गति पूरी तरह से बेजोड़ थी, यहाँ तक कि सामंथा के लिए भी उसकी हरकतों का पालन करना बहुत कठिन था। जब तक वह ये पहचान पाती कि विवान कहाँ है, उसने अचानक अपने पीठ पर एक विशाल बल का अनुभव किया। बंद। उसके आंतरिक अंग चक्कर खाने लगे और उसे अपने मुंह में मीठा स्वाद महसूस हुआ। जब वह जमीन पर गिरी तो उसने खून की एक मुट्ठी बाहर फेंकी। इस समय वह पूरी तरह से चौंकी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। बूम! और इससे पहले कि वह फिर से प्रतिक्रिया कर सके, विवान का आकार उसकी दृष्टि में प्रकट हुआ। विवान ने बिना हिचकिचाते उसे लात मारी। वह उसे एक महिला होने के नाते नर्म व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं था। जब जीवन और मृत्यु का मामला हो तो कोई भी चीज जैसे सज्जनता नहीं होती। आखिरकार अगर वह यहाँ सबसे कमजोर पक्ष होता तो निश्चित रूप से वह ही होता जो नुकसान उठाता। हालांकि वह अपने आर्मर को पहन रही थी, लेकिन वह जिस दर्द का अनुभव कर रही थी उसे सहन नहीं कर सकती थी। जिस आर्मर पर वह गर्व कर रही थी, वह वास्तव में उसे मिल रहे प्रहारों के सामने बेकार साबित हो रहा था। एक समय पर उसने लेजर हथियारों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वे गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले ही ले लिए गए थे, लेकिन उसने ये भी नहीं देखा। अब क्यों न तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी तलाश क्यों कर रही हो? विवान ने सामंथा को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, जो जमीन पर पड़ी थी, दर्द में कराह रही थी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी तलाश क्यों कर रही हो? विवान ने ठंडे स्वर में कहा, जबकि उसने सामंथा को देखा जो जमीन पर पड़ी थी, दर्द में कराह रही थी। सामंथा ने विवान की ओर देखा, उसकी आंखों में आतंक स्पष्ट था। इस बार वह ये समझ गई थी कि उसने उसे आसानी से क्यों हराया। विवान उससे कहीं अधिक मजबूत था कि वह अपने हथियारों का उपयोग करने का मौका भी नहीं पा सकी। इसके अलावा जब उसने विवान के हाथों को देखा तो उसने देखा कि वह कुछ पकड़े हुए था। वे स्पष्ट रूप से उसके गैजेट्स थे जिनमें लेजर हथियार थे। लेकिन फिर भी जिस चीज की उसे सबसे अधिक चिंता थी वह ये थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उतना साधारण नहीं था जितना उसने सोचा था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसके साथ उसे कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। इस कारण से वह अब पूरी तरह से पछता रही थी।
लेकिन उसके दिल में जो भी दोष था वह एरिक की ओर था। आखिरकार अगर वह यहाँ नहीं आया होता तो वह उसका पीछा नहीं करती, इसलिए वह दोषी था। इसके साथ ही उसने एरिक के प्रति जो नफरत रखी थी अब वह और भी बढ़ गई थी। तुम्हारे स्तर का एक व्यक्ति यहाँ कैसे हो सकता है? यह अनुमति नहीं है। सामंथा ने इन कुछ शब्दों को कहने के लिए संघर्ष किया। जब उसने विवान को देखा तो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अविश्वास का संकेत था। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आखिरकार यह मेरा घर है, विवान ने जवाब दिया। वह शायद समझ सकता था कि सामंथा क्या सोच रही थी। आखिरकार उसकी वर्तमान क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से इस तरह के स्थान पर नहीं होना चाहिए था। चूंकि ये लोग मानते थे कि उनके स्तर के लोग केवल मजबूत स्थलों में पाए जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से समझ से परे था कि विवान यहाँ कैसे प्रकट हुआ। सामंथा के मन में इस समय वह सोच रही थी कि किसी के पास इतनी भयानक ताकत होने के बावजूद यहाँ कैसे आना संभव था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी निगरानी नहीं कर रहा था। वह सोच रही थी कि क्या वह उस मजबूत स्थल से है जहां से वह आई थी। आखिरकार जिस तरह से संगठनों ने मजबूत स्थलों में एक दूसरे पर नजर रखी थी, वह हमेशा सुनिश्चित करते थे कि वे एक दूसरे पर नजर रखें। यही कारण था कि उसने एरिक को मजबूत स्थल से बाहर जाते हुए पहचान लिया था। चूंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वह वहां से क्यों निकला, उसने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। ये केवल उस संगठन के लाभ के बारे में नहीं था जिसमें वह थी, बल्कि एरिक के प्रति उसके मन में जो द्वेष था उसके कारण भी। अब बेहतर है कि तुम बात करना शुरू करो, वरना मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, विवान ने शांति से कहा। वह अपने सामने खड़ी महिला के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह ये सुनिश्चित करने वाला था कि वह उससे जितनी संभव हो सके जानकारी प्राप्त कर सके। आखिरकार उसके पास मजबूत स्थलों के लोगों के बारे में कोई सुराग नहीं था, जबकि वे उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी उम्र में इतनी ताकतवर बनने के लिए तुम निश्चित रूप से सबसे बड़े मजबूत स्थलों से हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कभी भी अपने मजबूत स्थल के रहस्यों को प्रकट नहीं करने वाली, भले ही तुम मुझे मार दो, सामंथा ने कहा। मैं फिर से खुद को दोहराऊंगा, तुम मेरी तलाश क्यों कर रही हो? विवान ने कहा। उसने जो कहा उस पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि उसने फिर से वही सवाल दोहराया। सामंथा फिर से चुप हो गई। ऐसा लग रहा था कि विवान रहस्यों में रुचि नहीं रखता था, कम से कम अभी के लिए। लेकिन फिर भी वह जानना चाहता था कि वह उसकी तलाश क्यों कर रही थी। लेकिन यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह उसकी तलाश क्यों कर रही थी। वह उससे कई उत्तर प्राप्त करने की उम्मीद कर रही थी, ताकि वह जान सके कि एरिक उससे क्या प्राप्त करना चाहता था। बेशक उसे नाथन के बारे में नहीं पता था। अगर उसे पता होता कि एरिक वास्तव में विवान की तलाश कर रहा था, क्योंकि वह नाथन के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था, तो वह निश्चित रूप से गुस्से में खांसती। अगर एरिक ने उसे इस बारे में सूचित किया होता तो वह विवान की तलाश में अपना समय बर्बाद नहीं करती। इसके बजाय वह नाथन के ठिकाने की तलाश में अपना समय बर्बाद करती। कुछ समय की चुप्पी के बाद सामंथा ने अंततः कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी तलाश क्यों कर रही थी। संक्षेप में, मैं तुम्हारी तलाश कर रही थी बस जिज्ञासा के लिए। एक और व्यक्ति जो तुम्हारी तलाश कर रहा था, और मैंने पहले तुम्हें पाने का निर्णय लिया। इस समय उसने एरिक का नाम लेने में संकोच नहीं किया। चूंकि वह इस स्थिति में उसके कारण थी, तो उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह भी उसे पीड़ा दे। दोनों की क्षमताएं समान थीं। इस कारण से चूंकि वह आसानी से हार गई, तो इसका मतलब था कि एरिक का भी कोई मौका नहीं था। क्या तुम मुझसे खेल रही हो? तो बस देखो, मैं ये सुनिश्चित करने वाली हूं कि तुम और मैं वही चीजें भुगते जो मैंने। हंफ, सामंथा ने अपने मन में सोचा। विवान की भौहें चुराई गईं। उसने वास्तव में ऐसा कारण प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। वह जान सकता था कि सामंथा ईमानदार थी। हालांकि वह जानता था कि वह जानबूझकर उसे ये बता रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वास्तव में वह किसी अन्य मजबूत स्थल के सदस्य के ठिकाने के बारे में सूचित होने के लिए और भी खुश होता। आखिरकार वे उसके प्रिय लोगों के लिए खतरे का स्रोत थे जब तक कि उन्हें संभाला नहीं गया। और वह व्यक्ति कहाँ है? विवान ने पूछा। उसने सामंथा की आवाज में एक प्रकार की नफरत का संकेत महसूस किया जब उसने उस व्यक्ति के बारे में बात की। वह आ रहा है, मुझे लगता है कि वह लगभग 2 मिनट में यहाँ होगा, सामंथा ने जवाब दिया। जमीन पर कुछ समय बिताने के बाद वह ठीक होने लगी थी। ये एक क्षमता थी जो उसके स्तर के लोगों के पास होती है। जब तक उसे समय दिया जाता वह ठीक हो जाती। हालांकि वह अपनी चरम स्थिति में नहीं होगी, वह फिर से लड़ने में सक्षम होगी। जिस कारण से वह थोड़ी तेजी से ठीक हो रही थी, वह केवल इसलिए था क्योंकि विवान के हमले घातक नहीं थे। वे उसे दर्द महसूस कराने के लिए लक्षित थे, और उसे पूरी तरह से घायल करने के लिए नहीं।
विवान निश्चित रूप से ये पहचान सकता था। उसे ये पता चला था कि जब से वह 1 स्तर पर पहुंचा था, उसने कई चीजों का पता लगाना शुरू कर दिया था जो हमेशा उसके लिए अदृश्य थीं। विवान ने ठंडी मुस्कान दी। चूंकि असली मास्टरमाइंड आ रहा था, तो वह उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अधिक खुश था। इस कारण से उसने थोड़ी देर इंतजार करने का निर्णय लिया। लगभग 3 मिनट के बाद विवान ने कुछ हलचलें महसूस की जो उनकी ओर बढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि दूसरा व्यक्ति किसी प्रकार की जल्दी में था। कुछ समय बाद एक व्यक्ति की छाया प्रकट हुई। ये एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी था। उसने चारों ओर देखा, गुस्से और सतर्कता के साथ। जब उसने सामंथा को जमीन पर देखा, तो उसने पूरी तरह से वहां मौजूद 3 आकृतियों की अनदेखी की और गुस्से में चिल्लाया, सामंथा, मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं यहां आने का काम कर रहा हूं, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम यहां आई क्योंकि तुम मेरी निगरानी रखना चाहती थीं। तो जो तुम्हें यहां लाने का काम नहीं था, उसे करना बंद करो। एरिक गुस्से में था। चूंकि सामंथा के पास कुछ ऐसा था जो उसे उसकी स्थिति दिखा सकता था, तो ये स्पष्ट था कि वह भी ऐसा करने में सक्षम था। और आज जब वह उसकी गतिविधियों का अवलोकन कर रहा था, तो उसने पाया कि वह शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी कुछ समय बिताने के बाद। और चूंकि वह उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था, वह ये बता सकता था कि वह वही खोज रही थी जो वह खोज रहा था। चूंकि उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह एक सैनिक की तलाश कर रहा था, तो सामंथा के लिए ये जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। उसकी आज की गतिविधियां बहुत संदिग्ध थीं। यही कारण था कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच गया। वह उसे सैनिक पर हाथ नहीं लगाने दे सकता था, फिर वह नाथन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हालांकि नाथन के बारे में जानकारी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तब बहुत बड़ी बात बन जाती थी जब नाथन ने उसके पास मौजूद कई जानकारी प्रकट की। और यही वह चीज थी जिससे वह वास्तव में डरता था। अगर नाथन ने जो रहस्य उसके पास था उसे प्रकट किया, तो वे लंबे समय से छिपाए गए रहस्यों का ध्यान अन्य शक्तियों की ओर खींचेगा। वह फिर से पैंथर्स संगठन का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाएगा। यह उसके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। क्या तुम सोचते हो कि मैं अब इसे और चाहती हूं? अगर तुम्हारे पास क्षमताएं हैं तो उसे ले जाओ, सामंथा ने जवाब दिया, जबकि वह अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह पहले से ही एरिक से गुस्से में थी। अब जब वह प्रकट हुआ और उसे डांटने की हिम्मत की, तो वह चुप रहने वाली नहीं थी। इसके अलावा उसे पहले ही इतनी बुरी तरह से पीटा गया था, इसलिए वह चाहती थी कि उसे अपनी नफरत को कहीं और निकालने का मौका मिले। क्या? एरिक सामंथा के जवाब से चौंक गया। वह उम्मीद कर रहा था कि सामंथा उसे ताना देगी और वह बहुत कुछ निकालने वाला था ताकि वह जो चाहता है उसे प्राप्त कर सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में उस व्यक्ति को छोड़ रही थी जिसे वह खोज रहा था। सामंथा के व्यक्तित्व के अनुभव से वह जानता था कि वह उसे कोई रास्ता नहीं देगी। लेकिन केवल इस पल में उसका मन तार्किक रूप से सोचने लगा। सामंथा जमीन पर पड़ी थी और उसके शरीर पर कई घाव थे। कौन उसकी क्षमताओं के साथ उसे इस स्थिति में डाल सकता था? उसका मन संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। इसी समय उसने उन आकृतियों की ओर देखना शुरू किया जिन्हें उसने आने के बाद पूरी तरह से अनदेखा किया था। वहां 2 महिलाएं और एक पुरुष था। वे सभी काफी युवा और रूप रंग में उत्कृष्ट थे। लेकिन यह वह चीज नहीं थी जिसने उसकी सबसे अधिक ध्यान खींची। जो चीज उसे सबसे अधिक आकर्षित कर रही थी, वह थी उस युवा आदमी की उपस्थिति जो कुछ मीटर दूर खड़ा था, जो दोनों को जिज्ञासा से देख रहा था। उस युवा आदमी की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने वाली चीज निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति थी। यह नहीं था कि वह विवान की सुंदरता से आकर्षित था, बल्कि बस उसकी सामान्य उपस्थिति से। तुम दोनों एक जैसे लगते हो। यह निश्चित रूप से तुम हो जिसे हम खोज रहे थे। इस बार मैंने जैकपॉट मारा है। उप प्रधान नेता निश्चित रूप से इसके लिए मुझे इनाम देगा। मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। उसकी आंखें चमकते हुए एरिक ने खुशी से चिल्लाया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।